क्या वही कैसा हुआ पेपर? वाला टफ लगा कौन बोल रहा ये मजा आना चाहिए। मजा आना चाहिए, मजा दिला देखिए पूरा अगर हम पेपर को अच्छे से ध्यान से समझे और देखें तो ऐसा नहीं था कि भाई कुछ चीजें जो है जैसे अगर आपने फिजिक्स का अपना मेंस का ही पेपर देखा होता है, मेंस के पेपर में हर चीज जो है मैंने क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करने के बाद अनिल सर को भी दिखाया, अनिल सर को भी दिखाया भाई अपने बात की भी आप चेक कर लो कि भाई किसी को कुछ 19-20 लग रहा हो तो चेंज कर लें। तो उन्होंने भी बोला कि ओके, और हमने कोशिश किया था कि हर टाइप में से कुछ पकड़ के डालें, है ना। 1-2 क्वेश्चन जैसे अभी 5th वाला क्वेश्चन था तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन है कि वो गन वाला जो है फायर, लेकिन थोड़ा सोचना है बरोबर ध्यान से कि भाई क्या हो रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड से नहीं हुआ। क्या हो गया उसमें? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे इसके फिलॉसफी वाले क्वेश्चन हो गए, तो जरा मेनी क्वेश्चन। अभी ये वाला जो है आई थिंक 28 वाला तो सिमिलर हमने अगर मॉड्यूल सॉल्व किया है तो वैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अभी इस पेपर में मेंस में आप आराम से हंसते खेलते 70-80 लाख, अब मेंस में अगर हम 70-80 लाख पा रहे हैं तो उसमें पेपर ऐसा बनाया है, एडवांस में एडवांस जैसा पेपर बनाया है, तो उसमें भी अगर आप शांति से देखते और समझते थे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप आराम से अटेम्प्ट करते थे। तो एडवांस में पूरा पेपर अटेम्प्ट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, 50% भी अगर हमसे हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। रिलेटिव स्लीपिंग और फ्रैक्शन वाले रिलेटिव स्लीपिंग और फ्रैक्शन जो एडवांस ब्लॉक ओवर प्रॉब्लम वाला बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो फिर इसमें उन्होंने मेंशन किया अपनी एक्सेप्शन तो लगानी इसके अंदर। अब रिलेटिव जस्ट का रिलेटिव स्लीपिंग मतलब उसके ऊपर वो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। तो वो हाँ, तो जस्ट स्टार्ट वाला मतलब वहाँ पर आपका एफ स्क्वायर एफ एस मैक्स के इक्वल होगा, एफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एफ एस मैक्स। इसके ऊपर एफ, हाँ तुम पहले बात करो, एफ स्क्वायर जहाँ पर जस्ट स्टार्ट रिलेटिव स्लीपिंग लिखा हुआ है मतलब ये जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के कंपैरिजन में मूव करेगा। ये क्या क्लैरिटी दे रहा है कि ये दे रहा है कि तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो गया है, एफ एस मैक्स किसके इक्वल हो चुका है। अब तुम इसके ऊपर तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन गया तो फिर वो बॉडी क्या कर जाएगी, कंडीशन, तो वो कंडीशन ध्यान में रखना है। और वो चाहे तो लिख भी लो अपने उसमें हो चुके हैं। और आई थिंक ये समझ में भी आता है, न्यूमेरिकल हमने किया भी था जहाँ पर हमने वो मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए उसको पुश करने के लिए, वैसा मॉड्यूल में एक तो जहाँ पे भी जस्ट स्टार्ट ये रिलेटिव स्लीपिंग लिखा हुआ रहे हमारा, सॉल्व करने में पूरा लेक्चर जाएगा बेटा, ठीक है। एक टेस्ट लो, एक लेक्चर उसमें पूरे में दो, तो उसमें मैं तो वो हिंट दे रहा हूँ, तो हिंट
बात का काम दे रहा है। जस्ट स्टार्ट टू द रिलेटिव स्लीपिंग बोला हुआ वो, तो वहाँ तुम्हारे को एफ रिक्वायर्ड को उसके इक्वल लेना है, एफ एस मैक्स के इक्वल लेना है, ठीक है। ये ध्यान में रखें, ट्राई करो, सॉल्व करो, नहीं समझ पाए तो फिर मुझे आपके अलग से पूछते हैं। चलिए लेकिन ट्राई कर, कोशिश कर, वो स्टेप्स तो वही है, अभी वो सेम स्टेप्स को दोहराने का कोई मतलब नहीं, ये तूने स्टेप नहीं लगाया होगा इसलिए भी कम हुआ है। अभी मैं पूरे लेक्चर में तो कोशिश कर पहले, इसलिए बोलते अपसेंट होने का ही, बिकॉज ऑफ एनी एक्सपायर्ड रीजन। ये बी क्यों नहीं है, तुमने निकाला होगा ना, वो नहीं आ रहा होगा, एफ रिक्वायर्ड के उसमें कम आ रहा होगा। अगर तूने एफ रिक्वायर्ड निकाला, ये तूने एफ एस मैक्स निकाला 42, अगर मेरे रिक्वायरमेंट 42 की नहीं है 30 की है तो 30 होगा ना फ्रिक्शन, समझना है। तो वो जितना मैक्सिमम है तो उतना होगा, वो जरूरी थोड़ा है। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स भी 1 न्यूटन लगाया, एफ एस मैक्स 9 आ रहा है, तो तेरा 1 न्यूटन लगाया तो तेरा फ्रिक्शन फोर्स 1 होगा कि 9 होगा, 1 ही होगा, तो वो वाली कंडीशन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट लेक्चर में आई थिंक हम लोगों ने चालू किया था तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे 1-2 क्वेश्चन भी हमने किए थे, और आपको मैंने जो है क्या वो वाला क्वेश्चन किया हमने जहाँ S इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ t स्क्वायर, ऐसा कुछ था, x इक्वल टू t स्क्वायर, जहाँ मैंने बोला था पहले dx बाय dx dt करो, वेलोसिटी मिलेगा, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला S इक्वल टू t स्क्वायर बाय 4 या ऐसा कुछ फंक्शन का, और नोट पे लिखा था हमने, हाँ नोट पे लिखा था, हाँ ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने समझा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज मूव ऑन। मैंने वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स करवाया, सॉल्व करने के लिए चेक करना उसमें। चलो हेडिंग डाल दी क्या आप लोगों ने कि नहीं डाली? चलो वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी डालना, पोटेंशियल एनर्जी। अरे वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी डालना, एक काम करो, वर्क डन ड्यू टू कितनी है, एक मिनट वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स होना करवाए, एक मिनट। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने ऑलरेडी लिखा था ना, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चलेगा वो वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वापस नहीं लिखा हम लोग। एक मेथड है उसका, वो हम लोग बाद में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अभी आप पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन नहीं है, वर्क डन भी आएगा, लेकिन अभी पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको हम समझ लीजिए।
पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई यार ये चलिए पोटेंशियल नहीं हो गया चालू चलिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इट इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। दूसरी लाइन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी is defined only for conservative force। Is defined only for conservative force। Is defined only for conservative force। नेक्स्ट देखो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब ये डिफरेंस वाली है, हमें किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट लाइन में पोटेंशियल एनर्जी may be positive or negative potential energy may be positive or negative। potential energy क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होगी देखो इसमें लिखो नेक्स्ट इसी में अभी सब पॉइंट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट निकालना पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी में सब पॉइंट क्या है देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव if force field is repulsive in nature। Force field is repulsive in nature। Field force field, अरे ग्रेविटेशनल फील्ड वाला फील्ड नहीं, force field is repulsive in nature। potential energy is negative। और अभी आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे कि अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है ना, तो तुम्हारा फोर्स फील्ड क्या होगा रिपल्सिव। अगर तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी किसमें आएगी नेगेटिव में, तो इसका मतलब वहां फोर्स क्या आया था अट्रैक्टिव। ये चीज हमें, इसीलिए ग्रेविटेशन के अंदर आपने जब पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो वो हमेशा क्या मिली थी आपको नेगेटिव में। नेक्स्ट लाइन में लिखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव देन फोर्स फील्ड इज नेगेटिव। पहले वाला आपने क्या लिखा था पॉजिटिव देन द फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव। दूसरा वाला है पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव देन फोर्स फील्ड इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरह है नीचे की। ठीक है, ये कौन सा वाला होगा पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव इन नेचर। क्या आ रहा है अट्रैक्टिव इन। ठीक है,
कंजर्वेटिव फोर्सेस किसको बोलते हैं? चाहे तो भूल गए हो तो वो भी लिख देना है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स याद है ना ये? जिनका वर्क किस पे डिपेंड करता हो? पाथ नहीं करता है उसको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं, जिनका डिपेंड करता है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको अलग से मैं सेपरेट डेफिनेशन बना के बाद में लिखवा दूंगा, अभी के लिए याद है। और ऐसे हमने ऑलरेडी एनएलएम में स्टार्टिंग में जो टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे, मैंने वही इस बार डेफिनेशन चिपका दी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। तो इसके एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी पोटेंशियल एनर्जी वाले फोर्स है ना, वो सब के सब क्या है? कंजर्वेटिव। डन? यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहली जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे को मिलती है वो कौन सी है? देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है सबसे पहले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे फर्स्ट जो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको हम समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है UG इज इक्वल टू प्लस माइनस, हम यहाँ रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखने वाले। हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपने जो फॉर्मूला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव किया है, प्लस mgh प्लस माइनस mgh आया है। इसमें याद रखने का आपको चाहिए क्या? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन मतलब जहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहे हो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U से, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ग्रेविटेशनल है इसलिए UG लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे तो H क्या आएगा? पॉजिटिव। मेजर अबाउट दी रेफरेंस लाइन, ये कितना है? प्लस mgh, और मेजर बिलो दी रेफरेंस लाइन, ये कितना हुआ? माइनस ऑफ mgh। अब वो ग्रेविटेशन में आता है। सैटेलाइट वहाँ लॉन्च, इधर अपने को लॉन्च नहीं करना है, इधर बॉल फेंकिंग। यहाँ हाइट जो है तेरा हमेशा जो है वो अंडर लिमिट ही होने वाली है।
ठीक है, इधर देखो वही मैंने बोला ना कि फोर डिफरेंस वहाँ पे इसलिए हम लोग यूज कर पा रहे हैं क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, आइडिया आपने जब प्रूव किया होगा, बोला जाता है कि एच काफी छोटा हो किससे रेडियस हो। तो हम यहाँ क्या फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, ब्लॉक फेंक रहे हैं, इंसान फेंक रहे हैं, है ना, तो हम एक टावर से कूद रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो इस केस में हम आराम से मुझे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चल थोड़ा आराम से बैठे, सुबह आपको पढ़नी पड़ेगी। चलो अगर माता जी का दिन है, वाइट पेन के भी आए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो वाइट का पर्पस कुछ और हो जाए। चलो नहीं समझना है, कुछ बातें ऐसी होती है कि जो नहीं समझ में आनी पड़ता। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा रिलेशन लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स में, इसमें वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। Relation between potential energy and work done due to अब शांति। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब अंकल सिंपल एग्जांपल से मैं आपको रिलेशन डिराइव करके बता देता हूँ, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी यहाँ पे है, ये उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वही बॉडी यहाँ पे है तो ये उसकी क्या होगी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइट का वैल्यू कितना है 0, और यहाँ पे ये हाइट का वैल्यू मान लेते हैं कितना है h, समझा। हाइट आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस। यहाँ फाइनल पॉइंट ये रहा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, यहाँ पे क्लियर हो गया। आइडियली अगर देखा जाए यहाँ बीच में अगर बॉडी तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, कितना डिस्टेंस ट्रावल किया इसमें h। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर जा रहा है तो हमेशा नेगेटिव में होगा, दैट इज mg इंटू वर्टिकल डिस्टेंस वो है h। पर हमें ये चीज पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स है, बहुत एक्सप्रेशन याद आ रहा है बेटा, कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव। बहुत एक्सप्रेशन याद आ रहा है। क्या खेलने जा रहे हैं आज शाम को, अरे शाम को बोल रहा हूँ कि शाम को 8 बजे बाद तो गरबा नहीं खेलना आते ही नहीं। 5 बुक हो गए, और कहाँ जा रहे हैं, और कौन है नेस्को वाला, और आज तो बर्थडे तो एक्साइटमेंट रहती है ना, बीच में दूसरे दिन गायब हो जाए।
लिंक वाले वो बेचारे वो हाथ लगाते कि कोई हमारे यहाँ पे भी खेलो, कोई हमारे यहाँ पे भी खेलो। मैंने कहा भाई लेक्चर ही 9 बजे तक खत्म होंगे, उसके बाद में ठीक है फिर और क्या, नीचे बिल्डिंग के वहाँ बैठ जाएंगे, अपन ही बनाएंगे खाने जो बनाने हो। चलिए ये आगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्लैरिटी आया हम लोगों को, एकदम बढ़िया। उसके बाद अगर इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं तो दिस इज वर्क डन ड्यू टू, एक मिनट शांति से बैठेंगे, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे हाँ या ना बोलना है, इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, तो वो क्या होगा बताओ, फाइनल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा पॉजिटिव mgh। रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव में हाइट को मेजर करो, रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव में मेजर करो, ये ध्यान रखना है ना। तो ये पॉजिटिव है और इनिशियल 0 है, दिया है प्लस का mgh। नाउ यू हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो आप एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that work done due to conservative force, work done due to conservative force is equal to change in potential, negative of change in potential energy is equal to negative of delta U। negative of delta U मतलब negative of change in potential energy, अरे हाँ या ना, negative of change in potential energy। change in potential मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, चेंज मतलब इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू ओनली कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है, नेगेटिव। अरे दिमाग में घुस रहा है, अरे हाँ या ना, तो लिखिए। जोधपुर के पास में कॉलेज, जोधपुर के पास में एक कॉलेज पालना में मेरे भाई पालना के आगे तो पालना किधर मैं तो उदयपुर में पढ़ा हूँ, पूरी मैं रहा हमेशा उदयपुर, मेरा दादा का घर
गेयर के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप आवाज आ रही है ना, कोई तो गधा बात कर रहा है। तो सुनते नहीं है ना, कुछ उसकी आदत हो जाती है। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आराम से पता लगा आए हो चले। पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिफाइन करेंगे किससे? यू इलास्टिक। कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलता है, कोई इसको स्ट्रेन एनर्जी भी बोलता है। क्या बोलता है इसको? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा नाम है, बहुत अच्छी आ रही है, क्या बताइए? हंसी जो है कब प्रॉब्लम बदल जाए। इसके बर्थडे पे आप वैसे होगा, उसी से इसको और आपको दोनों को उड़ा दिए। नहीं उड़ा सकते ऐसा, तो असली गन भी आती है बताएंगे। और विजय सर मेरे दोस्त हैं। अब समझ जाओ, ड्यूटी वाले घर में देसी का खाने को हो या ना हो, देसी कट्टा उनके घर में होता है। मैंने बोला ना विजय सर है मेरे दोस्त। वो आपके दोस्त है? मैं खुद ही खुद यूपी से ऐसा खुद ही खुद को लाए, खुद ही दुनिया का पहला आदमी जो खुद अपने आप को मारने के लिए लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। वी नो दैट कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और हम सब लोगों को एक चीज पता है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको बना देना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम यूज करेंगे। वर्क डन ड्यू टू ओनली कंजर्वेटिव, आई रिपीट, नेट वर्क डन जिसमें कंजर्वेटिव भी आ गए, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गए और हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ गए, उन सबका वर्क डन मिला के किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओनली कंजर्वेटिव का वर्क डन किसके इक्वल होता है? नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल। अब यहाँ पर आपने कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लिया है बताओ? स्प्रिंग फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी आएगी बताओ? जो स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड हो, और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉर्टेड है यहाँ पे। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या है बताओ? हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है।
Work done due to spring force के इक्वल आ रहा है नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर याद आ रहा है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल कट हो गया यहाँ से तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अगर हम बोले इफ x1 जो है वो क्या हो इनिशियल एक्सटेंशन 0 हो और इनिशियल एक्सटेंशन 0 होगा तो इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0 होने वाली है। ठीक है Q2 माइनस Q1 इफ x2 किसके इक्वल आएगा x के तो इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू u बोल देता हूँ उसको मैं। अब रख के देखो क्या आ रहा है यहाँ पे u माइनस u e माइनस 0 इक्वल टू हाफ ऑफ के f स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर कितना आया भाई यहाँ पे हाफ एनर्जी का दैट इज u e इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक potential energy where x is the change in length of चलिए हो गया लिखिए
में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे नोट में। ये यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया है। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशन। और अभी जो है आगे जाऊंगी कि इनको सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। लिखा है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर द सेंट्रल, आपने यूज जरूर कर लिया है, आपने फॉर्मूले जरूर यूज कर लिए हैं। तो अभी सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन हम वर्क और एनर्जी में लिखते हैं, आपने यूज कर लिया क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। वो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोल दिया हमने, सेंट्रल। तो हम थोड़े से अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, तीनों ही जो है सेंट्रल हो गया, ग्रेविटेशनल और कंजर्वेटिव हो गया और नॉन कंजर्वेटिव हो गया, इनको हम बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। तो लिख लीजिए इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। उसमें पहला पॉइंट आएगा हमारा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट, उसमें पहला पॉइंट है सेंट्रल फोर्स। फर्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल फोर्स। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स। देखिए इसके अंदर द फोर्स डिपेंडिंग ओनली ऑन distance between force depending only on distance between interacting particle force the force depending only on the distance between interacting particle and directed along the straight line and directed along the straight line and directed along the straight line connecting them referred as सेंट्रल फोर्स। मतलब ऐसे फोर्सेस जो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो उन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। कौन कौन से ऐसे फोर्स याद आते हैं? जो आपने पढ़ा, आगे जाके आप एक कूलम्ब फोर्स पढ़ोगे, है ना। कूलम्ब फोर्स पढ़ोगे, वो भी क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों चार्जेस के बीच, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो पोल्स के बीच का, चार्ज के बीच का, मास के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो तो दोनों पार्टी इंटरेक्टिंग फोर्स, ये बात क्लियर है। तुम्हें जो दो पार्टिकल्स के बीच में लगेगा और वो हमेशा उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। क्लियर है। अब जैसे अगर हम बात करें कि सेंट्रल फोर्स की, अगर हमने बोला कि सेंट्रल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस पे, तो आप एक सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे इसमें अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, F वेक्टर इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड उस पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, R के, उनके बीच के जो डिस्टेंस है ना। आपने जैसे फोर्स 1 2, पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस हो गया R वेक्टर जिस तरफ होगा उस तरफ हमारा फोर्स लगने वाला है या उसके अपोजिट लगने वाला है। इन शॉर्ट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, उन पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस। R का मतलब क्या हो गया है, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल। अब मुझे बताओ, जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले फोर्सेस है वो कौन से होंगे बताओ? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले फोर्स है वो हमारे सब के सब सेंट्रल होंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लिखो ऑल फोर्सेस
following inverse square law, following inverse square law are central force. Square law are central force. Example of central force को लिखो, gravitational force, Coulomb force, etc. देखेंगे। Next, conservative force. Example of conservative forces are points में, अभी second point. Example of conservative forces are, पहला आएगा gravitational force, दूसरा आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा आएगा हमारा स्प्रिंग फोर्स, एटसेट्रा। इसके बारे में को वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स does not depends on path, depends only on initial and final position. Does not depends on path, depends only on initial and final position. Next line में go. All constant and central forces are conservative force. All constant and central forces are conservative force. Next line देखो, work done due to, ये सब उसमें चला conservative force वाले, work done due to conservative force along closed path or in cyclic process is zero. Cyclic process जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म कर दो, is zero. Cyclic process is zero. जो आप ये ऐसा आप देखोगे, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको हम? और ये लगा होता है जिसका इनिशियल और फाइनल लिमिट क्या होता है, सेम। अब एक तरीका है जिससे हम कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं वो हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उससे हमें मुझे पता करना है कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, तो वो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उससे जो है हम आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, force is conservative
देन ये ग्रेडियंट का साइन होता है क्रॉस एफ, एफ मतलब कौन सा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स, शुड इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। आपको ये समझाने होगा कि ये ग्रेडियंट का साइन जो बनाया, उसका साइनर जो बनाया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के। पार्शियल डिफरेंशिएशन वर्ड सुना है आप लोगों ने, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिज्म ने करा है। पार्शियल का मतलब होता है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z को क्या मानो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो z और x को क्या मानो। तो ये जब हम करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखो पहले ऊपर लिख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई जे के, फिर लिखिए डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जे। अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास में एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। इट शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू क्या आना चाहिए। अब आई थिंक हमें क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है करना, तो हम आराम से इसको करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे लिखना है इसके बाद चलिए अब एक लाइन और लिखेंगे, कंजर्वेटिव फंक्शन और कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, कंजर्वेटिव फोर्स मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन का ही फंक्शन होना चाहिए, वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होना नहीं चाहिए। मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, नॉट ऑफ वेलोसिटी और टाइम, नॉट ऑफ वेलोसिटी और टाइम, नॉट ऑफ वेलोसिटी और टाइम। नॉट ऑफ वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेज है जिनका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव। ये भी लिख दो, ऑल फोर्सेज whose magnitude or direction depends on velocity are non-conservative. Whose magnitude and direction depends on velocity are non-conservative. ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगले नोट में लिखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपका अगला लेक्चर जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगला लेक्चर चैप्टर का। आज जो है छोटा छोटा जो पार्ट था मैंने सब आज एक साथ कवर कर दिया है। अगला लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बढ़िया न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे। मैं 10 न्यूमेरिकल स्टार्ट के लाऊंगा और वो आपको डायरेक्ट शीट देंगे, वो न्यूमेरिकल बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही पूरा। तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये जो बचे हुए टाइम में जो भी छोटा छोटा चीज हो रहा है वो मैं सब कवर करते हुए जाना, ठीक है। तो कुछ भी हो, सनेडो हो, बनेडो हो, कुछ भी हमारे को आना है।
चलिए अगला करें नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अभी कंजर्वेटिव अभी आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव के बारे में तो लिख ही सकते हैं, फटाफट लिख दो। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, work done due to non-conservative force depends on the path, depends on the path and initial and final position. Path, comma, initial and final position. And final position. ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल में लिख दीजिए। एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस और एनी रेजिस्टिव फोर्स, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स जो रोक रहा है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस या एनी रेजिस्टिव फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, वर्क डन इन क्लोज पाथ is not zero, work done in closed path is not zero in non-conservative force field, non-conservative force field। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का भी मैंने वो क्वेश्चन कराया था राउंड वाला लास्ट लेक्चर में, तो उसमें फ्रिक्शनल का वर्क डन जीरो नहीं होता। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक या दो करेंगे। Find which force is force F is conservative और नॉन कंजर्वेटिव। पहला क्वेश्चन इसमें है F इक्वल टू F वेक्टर इक्वल टू एक्स जे कैप और दूसरा है F वेक्टर इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे। ये करके दिखाओ। गूगल के क्वेश्चन बताइए, क्या अप्रोच क्या रहेगी? पहले में तो हाँ जी, एक आपको मैंने सिंपल सा मेथड बताया है जिससे हम बता सकते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नहीं। कंजर्वेटिव होने के लिए
हमने बोला है कि जो हमारा डेल क्रॉस एफ है वो क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ रहा है, ये लिखा हुआ ही था कंडीशनल में ना, 0 आ रहा है तो कंजर्वेटिव है, नहीं आ रहा है तो नहीं। तो हमने क्या किया, ग्रेडियंट क्रॉस एफ कर दिया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है देखो हमारे पास में, एफ आई थिंक आई कैप जे कैप के कैप, या डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल। आई कैप तो कुछ है ही, एक्स ये आना चाहिए 0। 0 आ गया तो कंजर्वेटिव है, नहीं आया तो नहीं, सिंपल सी बात। इसको जब हमने सॉल्व किया तो मुझे कितना मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, देखो डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस 0, पहला इधर वाला कर लेते हैं हम लोग आई कैप निकालने के लिए, तो 0 माइनस ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल जेड, बरोबर, आई कैप प्लस ये तो 0 ही आएगा, प्लस आई थिंक ये हमारे को फाइनल मिल रहा है माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड आई कैप और प्लस डेल एक्स अपॉन डेल जेड, ठीक है, एक आई कैप है और एक तो आई थिंक ये वाला फैक्टर जो है हमारे 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो, जब इक्वल टू 0 हो तो बोलने का कंजर्वेटिव, और नॉट इक्वल टू 0 हो तो बोलने का नॉन कंजर्वेटिव। तो इधर जो है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो इस केस में इन दिस केस f इक्वल टू एक्स जे कैप, ये तुम्हारा क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव, क्या होगा वो, नॉन कंजर्वेटिव। दूसरा वाला करके होता है बराबर,
क्या है भाई इसमें? सेकंड वाले में भी नॉन है। श्योर? एक बार देखते हैं। आई कैप, सी कैप, पी कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल। यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ इसको जब हमने सॉल्व किया तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये आया 0 माइनस ऑफ डेल एक्स बाय डेल जेड, सही है। आई कैप अब एक्चुअली में जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, z के रिस्पेक्ट में x को, तो तुम्हारा x क्या बन जाता है? कांस्टेंट। क्या बन जाता है? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसलिए मैं आपको ध्यान से वापस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गड़बड़ ना करो। ये क्या लिख रहे हो आप? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 0 माइनस ऑफ डेल वाई बाय डेल जेड, प्लस डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस डेल वाई बाय डेल वाई, और ये आया पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में 0 माइनस 0 आई कैप माइनस इधर क्या आएगा? 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 1 के कैप। ये कितना आया? 0 आया, मतलब क्या आएगा बताओ? क्या आया ये? समझ में आया? इसमें भी अगर आप करोगे तो ये 0 हो गया तो 1 के फिर भी बच रहा है ना, इसलिए ये तो 0 ही हो गया था, ये तो 0 ही हो गया था, लेकिन 1 के बच रहा था तो हमने बोला ये 0 के ऊपर नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे? आप लोग ने सबने डेल एक्स बाय डेल वाई पे ऐसे छोड़ दिया और बोल दिया कि नॉन कंजर्वेटिव हो, तो वो सोचो ना पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम? पार्शियल। ठीक है, चलिए अगला। अगला नोट पॉइंट लिखेंगे 3 हो गया। नोट या अलग से भी एडिट डालना है तो भी डाल सकते हो, अगर नोट नहीं चलने देना है तो डालिए हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या है देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? ध्यान दें, पहली बात इसमें एक पॉइंट देखो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल K प्लस, ठीक है। दूसरी बात, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व होती है जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लग रही हो। कौन से फोर्स लग रहे हो? हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे, मतलब लॉस हो रहा होगा, तो वहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो लिखो इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली कंजर्व mechanical energy is only conserved when mechanical energy is conserved when only conservative forces acting on the system. Mechanical energy is conserved when only conservative force acting on the system. Mechanical energy is conserved when only conservative force acting on the system. बहुत गहरा पॉइंट हमने लिखा है। अब आइए देखिए, इसको हम थोड़ा प्रूव करते हैं। जैसे आपके पास में नेट वर्क डन होता है, नेट मतलब टोटल वर्क डन, विच इज इक्वल टू क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस नेट वर्क डन में वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव भी आएंगे, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव भी आएंगे, वर्क डन ड्यू टू कोई अदर फोर्स हो तो वो भी आ गया, जो कि एक्सटर्नल फोर्स, और इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने बोला है ओनली क्या लग रहे हैं? ओनली कंजर्वेटिव। कोई ज्यादा बात कर रहा है, ओनली क्या बोल रहा हूं मैं? कंजर्वेटिव। ओनली कंजर्वेटिव बोला मैंने, तो इसका मतलब WC जो है वही रहने वाला है, बाकी सबके साथ 0 हो जाए, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बरोबर। और हमें वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव पता है क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसको अगर इधर देखता हूँ तो आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? और इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल। तो क्या बोल सकते हैं? फाइनल मैकेनिकल माइनस इनिशियल मैकेनिकल। फाइनल, ये समझ में आया ये मैकेनिकल कैसे लिखा मैंने इसको? मैकेनिकल होता क्या है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसी को क्या बोला जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बहुत सारा काम दिया था, तो वो बाकी शायद वो आप कंप्लीट करिए, अगले लेक्चर में देंगे। हो गया लेक्चर, बाकी